राम स्वरूप लाल की उम्र अब 70 पार कर चुकी थी, लेकिन उनके माथे पर पड़ी सिलवटें उम्र से ज्यादा उन फैसलों की थीं जिन्हें उन्होंने कभी सही समझा था और आज गलत मान रहे थे। सुबह जब वो आंगन में बैठते तो सामने वही रास्ता दिखता जहां से उनके तीनों बेटे बचपन में स्कूल जाया करते थे। आज वही रास्ता उन्हें अपने बीते हुए अन्याय की तरफ ले जाता लगता था। रामस्वरूप को अक्सर सपना आता। वो सपना नहीं, एक सजा थी। सपने में वो देखता तीनों बेटे खेत के किनारे खड़े हैं और वो जमीन किसी और के नाम लिख रहे हैं। बेटों की आंखों में आंसू नहीं होते, बस खालीपन होता। वो चीखते लेकिन आवाज नहीं निकलती। नींद खुलते ही उनका कलेजा कांप उठता। मोहन सबसे बड़ा था, बचपन से समझदार। पिता की हर डांट को उसने जिम्मेदारी समझा, लेकिन जब उसकी पढ़ाई रुक गई तब उसने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं पिता का बेटा नहीं हूं? उस दिन मोहन ने मां को चुपचाप अपने गहने गिरवी रखते देखा था। रामस्वरूप को पता चला, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसी हफ्ते हरिहर के बेटे के लिए शहर में दाखिला कराना था। शाम दूसरा बेटा था। वो जमीन से बात करता था। मिट्टी उसकी हथेलियों को पहचानती थी, लेकिन कागजों में उसका नाम नहीं था। वो खेत में हल चलाते हुए सोचता, जिस जमीन को मैं सींचता हूं, क्या वो मेरी नहीं? रघु सबसे छोटा था। वो घर की दीवारों के बीच बड़ा हुआ, लेकिन कभी घर जैसा महसूस नहीं कर पाया। पिता की आवाज सुनते ही उसका कंधा सिकुड़ जाता। उसे याद था, एक बार उसने मासूमियत से पूछ लिया था, बाबूजी, मेरा हिस्सा किसके पास है? रामस्वरूप ने पहली और आखिरी बार उसे थप्पड़ मारा था। वक्त के साथ हरिहर की पकड़ मजबूत होती गई। वो मीठी बातें करता, भैया, आपने मेरे लिए बहुत किया है, और उन्हीं बातों के सहारे और कागज अपने नाम करा लेता। रामस्वरूप जानते थे, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। उन्हें लगता, अगर भाई को छोड़ दिया तो मेरे त्याग का क्या अर्थ रहेगा? एक साल भारी बारिश हुई, फसल बर्बाद हो गई। घर में अनाज कम पड़ा। मोहन और श्याम ने सुझाव दिया, जमीन बेचने की बजाय कुछ समय शहर में काम कर लेते हैं। रामस्वरूप ने गुस्से में कहा, जमीन बिकेगी, लेकिन भाई का हिस्सा कम नहीं होगा। उस रात तीनों बेटों ने पहली बार एक दूसरे की तरफ देखा और चुपचाप समझ गए कि इस घर में इंसाफ नहीं मिलेगा। समय बदला, बेटे बड़े हो गए, पोते पैदा हुए। रामस्वरूप ने अपने पोतों में भी वही फर्क दोहराया। हरिहर के पोते के लिए खिलौने, अपने पोतों के लिए समझाइश। लेकिन उम्र झूठ नहीं बोलती। एक सुबह रामस्वरूप गिर पड़े। डॉक्टर ने कहा, अब इन्हें सहारे की जरूरत है। हरिहर ने फोन पर कहा, भैया अभी मत आइए, बाद में देखेंगे। वो बाद में कभी नहीं आया। रामस्वरूप को पहली बार एहसास हुआ, जिसे उन्होंने सबसे ऊपर रखा वही सबसे पहले दूर हो गया। मोहन उन्हें अपने घर ले आया। छोटा सा घर, सीमित साधन, लेकिन अपनापन पूरा। रोज सुबह शाम उन्हें आंगन में बिठाता। रघु समय पर दवा देता और रामस्वरूप हर सेवा के साथ थोड़ा थोड़ा टूटते जाते। एक दिन उन्होंने रघु से पूछा, तू मुझसे डरता क्यों है? रघु ने पहली बार आंखों में आंख डालकर कहा, क्योंकि आपने कभी हमें अपना नहीं समझा। वो वाक्य रामस्वरूप को भीतर तक चीर गया। कुछ दिनों बाद गांव में पंचायत लगी। जमीनों के पुराने कागज फिर से जांचे जा रहे थे। रामस्वरूप ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैंने जीवन में सबसे बड़ा अन्याय अपने बेटों के साथ किया है। गांव सन्न रह गया। हरिहर चिल्लाया, भैया, अब ये नाटक क्यों? रामस्वरूप ने कहा, नाटक नहीं, पश्चाताप है। उन्होंने अपनी बची हुई जमीन तीनों बेटों में बराबर बांट की और गांव के सामने कहा, मेरी गलती मेरी है, भाई की नहीं, लेकिन अब मैं उसे ढोऊंगा नहीं। हरिहर बिना कुछ कहे चला गया। रामस्वरूप कमजोर होते गए, लेकिन भीतर से हल्के। आज भी वो जिंदा है। हर सुबह आंगन में बैठते हैं। पोते उनके पैरों से लिपटते हैं, और जब कभी अकेले होते हैं तो आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, भगवान, देर हो गई, लेकिन इंसाफ अभी जिंदा है। गांव अब उनकी कहानी ऐसे सुनाता है, जब तक सांस चलती है तब तक गलती सुधारी जा सकती है, और जो पिता आखिर में भी इंसाफ कर ले वही सच में जिंदा कहलाता है।